सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। लास्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तक कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, जनरली जिसको वर्क नोट से दिखाया जाता है। तो आज हम उसके आगे का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्याम और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में आगे कंटिन्यू करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपको मैं बता दूं कि आप एक पिन पेज या मिड पेज निकाल कर जो मैंने पुराना फॉर्मेट लिखवाया पहले उसको लिख लीजिए और उसी को कंटिन्यू करते हुए इसको लिखते जाइए। तो वो पेज आपको अलग ही रखना है। जब भी आप कोई कैश फ्लो का क्वेश्चन करेंगे तो वो पेज आप सामने रखेंगे और उसमें से देख देख के करेंगे। फॉर्मेट आपके पास होगा तो आप गलती करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। और धीरे धीरे करते करते आपको फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। ठीक है। मोस्टली जो पार्ट है मेरे को याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, तो इसलिए मेरे पूरे बोर्ड पे आ नहीं सकता है, इसलिए मैं आधे पार्ट में मैंने आधे का पार्ट जो करवा दिया था वो छोड़ दिया है। आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, उसके बाद इसमें अगली जो हेडिंग ऐड होती है वो है नॉन कैश और नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस अब इनकम को कारण क्या है ऐसा ऐड होने का? देखिए, एक्चुअली क्या है, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पिन अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कुछ ऐसे खर्चों को भी हम खर्चे में डालते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते या कैश में होते ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन जब हमारे असेट्स पे लगता है तो कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं आता कि डायरेक्टली कीजिए पैसे दे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हम पीएनएल में डेबिट साइड शो करके अपने नेट प्रॉफिट को कम कर लेते हैं। ऐसे इंटरेस्ट पेड हो गया, ठीक है, और प्रीमियम हो गया, ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो हम एक्चुअल में कहीं पे क्या करते हैं, पे नहीं करने पड़ते हमें, लेकिन या एक्चुअल में डायरेक्ट खर्चे नहीं होते बिजनेस रिलेटेड, लेकिन हम उसे डाल देते हैं। अब हुआ क्या, इनके डालने से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया है? कम हो गया है। इनके डालने से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती है कि मैं इन खर्चों को कंसीडर नहीं करूंगी। कौन कह रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कह रही है। ठीक है, मैं उसे फीमेल मान ले रहा हूं। तो वो कह रही है कि मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगी। आपने उस वक्त ये खर्चे क्या कर दिए? लेस कर दिए, मैं ठीक करूंगी। तो वो क्या कर देगी? इसको ऐड कर देगी। तो एग्जांपल है यहां पर, जैसे क्या, एक एग्जांपल हो गया यहां पर आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज आप रिटर्न ऑफ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर टेंजिबल असेट्स की वैल्यू घटती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू घटती है तो उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट पेड आ गया आपका यहाँ पे। अगर आपने कोई असेट्स बेचा है और उस पर लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ ये भी आते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आपके बिजनेस को स्टार्टिंग करते वक्त जो खर्चे हो जाते हैं, कंपनी ने एक साथ राइट ऑफ ना करते हुए हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ करती जाती है, तो जितना राइट ऑफ करेंगे उतना आएगा। ऐसी आपने कोई चीज की रिडम्पशन करी तो उस पर जो प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन, वो इधर आ जाएगा रिडम्पशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 आइटम लिख लिए हैं, 6 के अलावा भी कोई आ सकता है। तो अगर फर्दर हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे अलावा अगर मुझे नया दिखेगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज अभी हम फॉर्मेट को इतना लेंगे। अब ऐसे ही हेडिंग पड़ेगी अब किसकी? लेस की। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट ने सारे खर्चे जो उस वक्त लेस कर दिए गए थे उनको ऐड करके कह दिया कि मैं इसको ऐड कर दूंगा या कर दूंगी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती है ऐसे ही मैं उन खर्च इनकम को कंसीडर नहीं करूंगी जो आपने वहां ली जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी क्या है? नॉन बिजनेस इनकम हो गई। तो इनको क्या कर दिया जाएगा? यहां पर लेस कर दिया जाएगा। तो लेस नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम। अब नॉन बिजनेस इनकम में कौन कौन आ गया? यहां पर आपका आ गया रेंट रिसीव आ गया यहां पर। ठीक है, आपका इंटरेस्ट रिसीव आ गया यहां पर। इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट रिसीव के बाद डिविडेंड रिसीव्ड आ गया आपका, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है।
और लास्ट में एक और चीज आ जाएगी यहां पे आपकी प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। देखिए यहां पे जनरली 4 चीजें आती है, तो इन चारों को आपको टोटल करके यहां पे लेस कर देना है 30, ठीक है। इसमें ये ऐड करा और ये लेस करा, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, ये हमारा जो निकल गया वो हो गया प्रॉफिट जनरेट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल। देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट आ चुका है हमारा, लेकिन किससे पहले, वर्किंग कैपिटल से पहले। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल आपको होता है सीए माइनस सीएल होता है, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होती है। तो अब जो ऑपरेटिंग में लास्ट का मतलब पार्ट रह गया है, उसमें क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, सीए और सीएल। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा। प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऐड इंक्रीज इन CL, इंक्रीज इन CL एंड डिक्रीज इन CA। देखिए आपको मैं बता दूं कि आप सब लोग क्या करेंगे, इसका जो भी आइटम होगा ना इनके अंदर वो सारे डाल के वहां डालेंगे, और मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं इंक्रीज CL। आपको पूरा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स पूरा लिखना है। शॉर्ट फॉर्म यूज अकाउंट में कम ही करें, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे ही लेस क्या हो जाएगा यहां पर आपका भाई, लेस हो जाएगा डिक्रीज इन CL एंड इंक्रीज इन CA, ठीक है। ऐड क्या हो गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है, और ये डिक्रीज, ये वाला क्या होता है, लेस होता है, और ये माइनस हो जाएगा, और ये आ गया प्रॉफिट जनरेट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या इसको जनरली प्रॉफिट जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समथिंग लाइक ऐसे भी बोल सकते हैं, डिपेंड आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख लेना क्या लिखा हुआ है। लास्ट लाइन आ रही है यहां पर, टैक्स लेस करेंगे। अब देखिए यहां पर टैक्स लेस करना होता है, तो आपको मैं बता दूं, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको कि जो और करंट ईयर का था वो ऊपर ऐड हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का होता है वो नीचे एज अ टैक्स पेड के नाम से नीचे लेस हो जाता है। तो यहां पर टैक्स कौन सा आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला कौन से ईयर का, PY का, PY मतलब प्रीवियस ईयर का यहां पर आएगा, ठीक है। फाइनली इसको लेस करके आंसर आ गया आपका, ये हो गई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यही हमें निकालना था, आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा तो आप ये कर पाएंगे। अगर यहां से कुछ जो सेक्शन है वो आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो मैं उसकी इमेज कट करके लगा दूंगा, अदरवाइज अगर फॉर्मेट पूरा आपको नजर आ रहा है तो आज इसके पार्ट को समझने के बाद अब हम समझेंगे इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं फॉर्मेट को मिटा नहीं रहा हूं, इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन कर दूंगा। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। क्वेश्चन है ये, जो मेरी फोन में है, मैंने बुक से स्क्रीनशॉट लिया है, मतलब फोटो लिए, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, तो आप देखते रहिएगा, मैं उसको समझाते रहूंगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी बिफोर टैक्स 12,50,000 ऑन 31 मार्च 2003 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, ठीक है। डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ऑन सेल, और नीचे कुछ असेट दिए। देखिए अब आपको बता दूं कि यहां पर एक तो क्वेश्चन ये है, देख लेता हूं और कोई बड़ा हो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और कोई, देखिए एक क्वेश्चन मेरे को और मिला है, हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैं आपको यहाँ पे लगाऊंगा वो ये वाला क्वेश्चन लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे पास, ये बड़ा है। बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले दिया है यहाँ पर प्रॉफिट 50,000, तो सबसे पहले आप डालेंगे यहाँ पर प्रॉफिट 50,000। उसके बाद ऐड होता है इसमें ओके सॉरी, यहां ये जो फॉर्मेट है ये कहां से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है 4 आइटम को लेने के बाद, जन रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, तो वर्क नोट में करना पड़ता है, वो मैं आपको यहां करके दिखाता हूं।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये आप लिख लेना। नाम क्या देंगे इसको हम, वर्क नोट फर्स्ट। इसमें देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया आपको, नेट प्रॉफिट दिया है 50,000, आपको कुछ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है, कितना 50,000। अब इसके अंदर चार चीजें मैंने बताई थी जोड़ने को, जनरल दिया हुआ है कितना 10,000, मैंने वहां पे लिखवाया इफ इंक्रीज, लेकिन यहाँ 2 साल का ना देगा, डायरेक्ट दिया हुआ तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए, जनरल प्लस होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी आर, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, कितना हो गया 10,000 रुपए, या आप डायरेक्ट यहां पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपए। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि नहीं दिया है, प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया है, इंटरम डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये 60,000 आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस 60,000 को आप यहां पुट कर देंगे, यहां तक की कैलकुलेशन आ गई है क्योंकि वर्क नोट से निकला है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 ही आइटम आए, लेकिन जनरली यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर आ जाता था, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर आ जाता था, इंटरम डिविडेंड आ जाता था, लेकिन दिया नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब उसके बाद फॉर्मेट में देखते हैं, नॉन कैश और नॉन बिजनेस हेडिंग डाल के, सॉरी ये इनकम नहीं है, ये एक्सपेंस है, माय मिस्टेक, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां तो इनकम रहेगा, यहां पे खर्च आएंगे, मैंने गलती से लिख दिया। चलिए, तो अब इसमें क्या हो रहा है, बात आ रही है कि आपको डेप दिया है, डेप यहां पर डेप आपको दिया हुआ है, कितने हैं 20,000 रुपए, तो इसको मिटा लेते हैं, 20,000 रुपए का डेप ले लीजिए। उसके बाद गुडविल तो नहीं दिए, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, छोड़िए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 रुपए, ठीक है, गुडविल नहीं दिया अभी, इंटरेस्ट पेड नहीं दिया अभी, छोड़िए, इसको टोटल कर लीजिए, ये आ गया आपका 30,000 रुपए, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, यहां पर इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। अब बात करते हैं नॉन बिजनेस इनकम की, तो नॉन बिजनेस इनकम में ओनली एक चीज दी है, प्रॉफिट ऑन सेल, ये कितना दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए प्रॉफिट ऑन सेल दिया है, सबसे चौथा नंबर का पॉइंट है, इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 रुपए। मेरे को एक और चीज दिखाई दी जो हमने गड़बड़ कर दी है, देखिए यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिख रहा है आपको, वो कितना है लास्ट में 10,000 रुपए, तो वो भी डालना पड़ेगा हमें, 10,000 रुपए इसको हटा के यहां से टोटल करेंगे और ये हो जाएगा 40,000 रुपए। देखिए कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूं तो मे बी कुछ कैलकुलेशन गलत हो सकती है, आप उसे करेक्ट कर लेना, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैटर करता है। चलिए यहां तक हो गया, हमने एडलेस कर लिया, तो 40 और 60 को ऐड करेंगे 1,00,000, 1,00,000 में से 5,000 लेस, ये 5,000 यहां पे आएगा माइनस का, तो ये बचेगा 95,000, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब यहां पर हेडिंग पड़ी है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये डायरेक्ट यहां पर नहीं होगा, इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटाकर यहां पे करके दिखाता हूं। देखिए मैं इसको यहां से फॉर्मेट को रब कर रहा हूं और यहां पे करके दिखाता हूं आपको लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब इसको यहां कंटिन्यू करते हैं, ये आ गया 95,000, जिसको मैं लिख लेता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, शायद मे भी आपको शो ना हो रहा हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 95,000 आ गया। अब मैंने बोला इसमें ऐड होता है इंक्रीज इन सीएल एंड डिक्रीज इन सीए, ठीक है, इंक्रीज इन सीएल एंड डिक्रीज इन सीए। अब नीचे देखो आपको कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटी दी है, ठीक है, मैं दोनों हेडिंग अभी साथ में लिख लेता हूं, यहां पर डिक्रीज माइनस वाली भी लिख लेता हूं, डिक्रीज इन सीएल एंड इंक्रीज इन सीए। देखिए सबसे पहले डेटर देखिए 2003 से 4 की तरफ 10,000 से 15 हो गए। डेटर क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स होते हैं भाई, और करंट एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो भैया क्या होते हैं, लेस होते हैं, तो आप डेटर को डालेंगे माइनस वाले में, कितना दिया हुआ है डेटर दिया हुआ है आपका यहाँ पर 5,000 रुपये, ठीक है।
उसके बाद बी आर होते हैं करंट एसेट्स, 7,000 से हो गए 5,000, और करंट एसेट्स घटते हैं तो ऐड होंगे, तो बी आर तो यहाँ आ गया कितने रुपए, 2,000 रुपए। उसके बाद स्टॉक मतलब होता है करंट एसेट्स क्या हो रहे 15,000 से 18,000, मतलब बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक अगर बढ़ेगा तो लेस होगा कितने हजार रुपए, 3,000 रुपए। प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स होते हैं जो कि 2,000 से 3,000 हो गए, तो ये भी इधर आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा करंट असेट्स तो लेस होगा कितने रुपए, 1,000 रुपए। क्रेडिटर 20,000 से 18,000, करंट लायबिलिटी घट गई है तो लेस होगी, क्रेडिटर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। 20,000 से 18,000, 2,000 आएगा यहाँ पे। अब बीपी बिल्स पेबल, अब बिल्स पेबल में देखिए 15 से 25 हो गई, करंट लायबिलिटी है, ये तो भैया ऐड होगी क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होती है, और ये ऐड होगी कितनी, 10,000 रुपए। लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 से 4,000 बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होगी कितनी, 1,000 रुपए। नाउ ये आ गया आपका 13,000 रुपए, और ये आ गया आपका माइनस वाले का 5 3 8 8 और 3 11,000 माइनस का। फाइनली इसको टोटल करते हैं 95 प्लस 13, तो ये हो गया लगभग आपका 1,08,000, जिसमें से लेस करना हमें कितना, तो ये आ गया 97,000 मेरे हिसाब से, ठीक है। 1,08,000 में से हाँ 97,000, और यहां खत्म होता है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमारे को नहीं दिया था टैक्स, अगर टैक्स दिया होता वो हम लेस कर देते, लेकिन नहीं दिया था, तो इसी को क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो आप ये वाले क्वेश्चन कर लेना, अगर आप ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे एक बार खुद, तो उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन है वो शाम को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप आज शाम को चेक कर सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग तो आपको कल मिल ही जाएगा, क्योंकि सारे नोट्स प्रिपेयर हो गए, इसके क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, तो आपको सारे के सारे IIT की जो एप्लीकेशन है वहां पर मैं पहले सारा डाटा नहीं डाला था, बट हम धीरे धीरे अब डालते जा रहे हैं सारा, तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा। तो होपफुली आपको आज का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट समझ आया होगा। खत्म करने से पहले एक चीज और बता दूं, क्यों इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है। देखिए हुआ क्या, मैंने राम से स्टॉक खरीदा, मैंने कहा मैं पे आपको बाद में करूंगा, सामान खरीदा, लेकिन मैंने कहा पे बाद में करूंगा, क्योंकि मैंने अब बाद में पे करूंगा तो मेरा क्रेडिटर बन गया, क्योंकि मुझे उसे फ्यूचर में पे करने, लेकिन कहीं ना कहीं करंट लायबिलिटी बढ़ गई मेरी, लेकिन करंट लायबिलिटी बढ़ने से मेरा जो कैश जाने वाला था नगद वो बच गया, है ना। तो जब जब करंट लायबिलिटी बढ़ती है इसका मतलब कैश जाने से बच जाता है। दूसरा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, मान लो आप मेरे डेटर हो, आपने मेरे को पैसे दे दिए, ठीक है, तो आपने मेरे को पैसे दे दिए, मेरे पास कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, लेकिन मेरे करंट एसेट्स तो कम हो गए। आप मेरे करंट एसेट्स थे, मेरा स्टॉक था, मैंने स्टॉक को बेच दिया, स्टॉक को बेचने से मेरे को क्या आता है, पैसा आता है, लेकिन जब स्टॉक कम हुआ, करंट एसेट्स कम हुआ, तो कैश आ गया। अब जनरली आपको एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे गलती करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स में कहीं ना कहीं कैश को ले लेंगे। इन दोनों के अंदर आपको कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, वो सबसे लास्ट में आते हैं तीनों एक्टिविटी के, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज डिक्रीज वाले में मत लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।